आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन जिन बच्चों का हिस्ट्री है और 2026 में फाइनल बोर्ड का एग्जाम देना है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 12th हिस्ट्री कर करके और आपका क्रैश कोर्स का एक MCQ लेकर के आया है, जिसमें 12th हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है उन सभी को टॉपिक वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको आपको करा रहे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को क्रम से देखें। पिछले दिन हम लोग सेकेंड जो चैप्टर था राजा किसान एवं नगर, वहां तक 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं और आज की शुरुआत हम लोग 16 नंबर प्रश्नों के साथ करते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या घटोत्कच के द्वारा 300 ईस्वी में शुरू किया गया, या फिर श्रीगुप्त ने 309 से 310 ईस्वी के बीच में किए, या समुद्रगुप्त 324 में किए थे, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से 20 के दौरान किए थे? तो आपको बताए गए थे थ्योरी जब पढ़ाए गए थे तो कि गुप्त संवत की शुरुआत करने वाले जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है और गुप्त वंश के यही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण किए थे। बाकी श्रीगुप्त जो है संस्थापक है और इनका लड़का घटोत्कच, ये दोनों ने केवल महाराज की ही उपाधि धारण किए थे। ठीक है। और संवत का मतलब क्या होता है कई लोग नहीं जानते, तो एक तरह से समय काल की गणना के लिए एक कैलेंडर जिसे आप कहते हैं उसे ही संवत कहते हैं। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक संवत की शुरुआत प्राचीन काल में किया था। ठीक है। और 319 से 320 ईस्वी के दौरान जब वो गद्दी पे बैठे थे तो ठीक है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, गुप्तों के काल तक ही चला। जब गुप्तों का काल खत्म हो गया तो ये संवत भी जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। चलिए, तो आगे प्रश्नों के ऊपर में देखते हैं। फिलहाल के लिए 16 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अब ये देखिए 17 नंबर प्रश्न, प्रशस्ति क्या होता है? आप सुने होंगे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो समुद्रगुप्त ने अपने दरबारी कवि हरिसेन के माध्यम से करवाया था। तो ये प्रशस्ति होता है, वो प्रशस्ति क्या होता है भाई? क्या राजा का आदेश यानी राजसी आदेश, या फिर निजी अनुदान है, या राजा की प्रशंसा है, या ताम्रपत्र है? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? तो प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा। ठीक है। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त जैसे राजा की प्रशंसा जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में की है। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए, तो अगला प्रश्न ये रहा आपका। प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन है? प्रयाग प्रशस्ति में कौन से शासक के विजयों का वर्णन है? तो अभी हम बताएं आपको कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन लिखे, तो दरबारी कवि हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त की ही प्रशंसा को लिखे हैं। ठीक है। तो ये 18 का सी ऑप्शन सही होगा। अब बताए थे कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से भी की गई है, और ये भी प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किस इतिहासकार ने किया है? तो उस इतिहास का नाम भी बताए हैं इतिहासकार का, जिसका नाम B.A. स्मिथ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, या वैष्णव धर्म? फटाफट से बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। एक छोटी सी जानकारी दे देंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि बहुत कम पैसे में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी या फिर होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा तो 99 रुपया लगेगा। और अगर 2-3 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट की भी तैयारी करेंगे तो बस 199 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। पे किस नंबर पे करना पड़ेगा? तो आप नंबर लिखिए 8825 और 376551। आप इस नंबर पे संपर्क करके और इसी नंबर पे बात करके अपना सब्जेक्ट बता के व्हाट्सएप पर, ठीक है, और पेमेंट करके अगर एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 99 रुपया और 3-4 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 199 रुपया। इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स, क्लास के लिंक, सारा कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है। तो आपकी तैयारी दुरुस्त हो जाएगी और कम समय में आप अच्छे
कर सकते हैं, अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे, तो ये जैन धर्म को मानते थे। बोलो कैसे, तो सारा कुछ आपको पढ़ाए थे कि भद्रबाहु के चक्कर में आकर करके और ये जो है पाटलिपुत्र से दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहीं जाकर करके सल्लेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। सारी कहानी ही आपको पढ़ा है, ठीक है। तो भद्रबाहु जैन धर्म के हो जाएंगे, तो ये 19 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपनाया है। इसका लड़का जो बिंदुसार है वो आजीविक संप्रदाय से है। फिर उसका जो पुत्र है अशोक वो आपका बौद्ध धर्म से है। सारी चीजें आपको एकदम आराम से पढ़ाया है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अब मौर्य वंश का अंतिम राजा कई लोग अशोक तक पढ़ते हैं तो अशोक ही मारते हैं, लेकिन बताए थे कि अशोक के बाद अगला राजा अशोक के लड़के राजा नहीं बनते हैं, ठीक है। उनकी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र जो है वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चले जाते हैं। तो अशोक के बाद अगला राजा कुणाल बनते हैं, लेकिन ये अंतिम भी नहीं है। अंतिम जो राजा होते हैं वो होते हैं आपके बृहद्रथ, ठीक है। तो ये आपका 20 के डी ऑप्शन सही होगा। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। और इसकी हत्या जो है वो कर दी जाती है किसके द्वारा? तो आपको बताए थे कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है इसकी हत्या, जो कि एक सेनापति हुआ करता था और उन्होंने एक वंश चलाया है। तो आप बताइए कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश चलाया है, ठीक है। चलिए अगले, फिलहाल के लिए अगला प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष या फिर लवनाध्यक्ष? यहाँ लक्षणाध्यक्ष होगा, लवनाध्यक्ष हो गया है तो लक्षणाध्यक्ष करके आएगा, ठीक है। ये मौर्य काल में टकसाल के प्रधान होते हैं। टकसाल क्या होते हैं? जहां मुद्रा की ढलाई होती है, तो ये आप मुद्राध्यक्ष नहीं मार दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम हल्का इजी सा प्रश्न है। बताएंगे हमें कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में, दिल्ली में, पाटलिपुत्र में या फिर राजगीर में? तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो आपकी थी पाटलिपुत्र में। अशोक के टाइम में राजधानी यही था, बिंदुसार के टाइम में यही है और आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी राजधानी यही है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? देखिए कलिंग राज जो है प्राचीन नामों में उड़ीसा का ही प्राचीन नाम कलिंग है और ये कलिंग उड़ीसा में था, तो इसी ऑप्शन सही होगा 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर प्रश्न का, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था? तो समाहर्ता उसे कहते थे मौर्य के प्रशासन में, जो ध्यान से सुनेंगे, जो राजकीय कर अधिकारी होते थे, जो राज्य से जो टैक्स वसूलते थे, तो राजकीय कर अधिकारी को याद रखेंगे समाहर्ता कहते थे। अगले सवाल देखेंगे, अगला सवाल ये आपका 25 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, इसके आगे भी करा देंगे आपको। ब्रैदे क्या था? मौर्य काल में ब्रैदे क्या है? तो मौर्य काल में ब्रैदे क्या है? पशुदान है, धन दान है, कृषि दान है, भूमि दान। तो भूमि दान जो करते थे उन्हीं को कहते थे आपके ब्रैदे, तो ये याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगला सवाल है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? तो आपको बताए थे कि अशोक अपनी पत्नी तिष्यरक्षिता और बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ये तीनों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा। कई बार एग्जाम में श्रीलंका ना रहे तो सिन्हल द्वीप रहेगा, हमने आपको समझ विकसित करने के लिए दोनों ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो चाहे सिन्हल द्वीप रहे या श्रीलंका रहे, आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका को ही सिन्हल द्वीप कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम में इसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, हीरे मोती जवाहरात पाए जाने के कारण। अगले सवाल है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए? तो अशोक जो है वो आपके उपगुप्त के प्रभाव में आकर करके और बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए। तो यहाँ 27 का ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे, तो 28 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में विवाह कितने प्रकार के हैं? 2, 4, 8, 10। तो अर्थशास्त्र में विवाह 8 प्रकार के। अगर प्राचीन काल में अर्थशास्त्र कहे, महाभारत कहे, मनुस्मृति कहे, इन सभी में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें आपको पढ़ना था ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, आर्ष विवाह है। ये 4 विवाह उत्तम विवाह थे। सबसे अच्छा विवाह जो है वो आपका ब्रह्म विवाह को कहा जाता है, जिसमें लड़की के पिताजी गुणवान वर को देख करके और वैदिक परंपरा से सुसज्जित वस्त्र और अलंकृत आभूषणों के से उनको विवाह कराते थे। और सबसे खराब विवाह आपको बताए थे, जिन्हें निंदनीय विवाह के रूप में एक 50 विवाह था,
जिसमें सोती हुई महिलाओं के साथ बलात्कार कर करके, ठीक है, बलपूर्वक उसके साथ नाजायज संबंध बना के उसको शादी करने पर मजबूर कर देना, ठीक है, तो वो 50 विवाह। 8 प्रकार के विवाह जो है हम आपको वीडियो क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपको वहां समझना है, जिसमें बताए कौन 4 विवाह निंदनीय है और किस 4 विवाह की समाज में मान्यता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। 2 प्रश्न और कर देंगे तो आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। नाम के टॉप 10 है लेकिन 15 क्वेश्चन करा देंगे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य है और आप पढ़ते होंगे कि 305 में सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई हुआ, 321-22 में मौर्य वंश की स्थापना हुआ। तो ये 300 ईस्वी में जो चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तो आगे के एक बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा, शताब्दी 4ठी हो जाएगी, ठीक है। तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुआ। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो आप सब जानते हो कि समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये योद्धा के साथ साथ एक बड़े संगीतज्ञ भी है, ठीक है, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो चलिए, कंप्लीट हुआ आपके आज का 15 प्रश्न। इसके आगे के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके बाद तुरंत तीसरा चैप्टर महाभारत में आएंगे। हिस्ट्री के आपके लगातार एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है। और आप बने रहिए आराम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि हर वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से आपका कुछ घटा नहीं होता है और ऐसा नहीं होता कि आपके लाइक करने से डायरेक्ट हमारे यहाँ 1 रुपया 8 आना कुछ भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक कि 10 पैसे 50 पैसे लाइक के कोई पैसे नहीं बनते हैं। लाइक के अगर कुछ बनते हैं तो वो है हमारी मनोबल, ठीक है। अच्छी मनोबल बनता है, लगता है, प्रेरित होते हैं कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, उनको इनसे क्लास से बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उनको और फायदा दिलाए। इस तरह से हमारी प्रयास रहता है कि वीडियो को जल्द से जल्द हम आपके सेवा में लाएं, ठीक है। तो आप लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है, हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए। बाकी मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।